अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने नावल को। कमरा हल्की फुल्की सजावट से सजा हुआ था और कमरे के बीचों बीच रखे गए जहाज़ी साइड्स बेड पर वो लहंगा फैलाए बैठी थी। आज इसकी सुहाग रात थी और हर लड़की की तरह इसने भी अपनी इस रात के लिए खूबसूरत ख्वाबों को सजा कर रखा था। अभी वो अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभाले बैठी थी जब एकदम से ही दरवाज़ा खुला। लेकिन आने वाली हस्ती इसके लिए बिल्कुल ही गैर मुतवक्के थी। अपनी सास को अंदर आता देख उसे काफ़ी हैरत हुई जब इसकी सास उसे देखते हुए बोली, तुम यहाँ पर रिवायती दुल्हनों की तरह लहंगा फैलाए मेरे बेटे का इंतज़ार कर रही हो। हालांकि मैं तुम पर वाज़ेह कर चुकी हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने पोते की खातिर लेकर आई हूँ। जहाँ मेरे बेटे का दिल बहलाने के बजाय उसे सुकून करने दो और आकर इस बच्चे को संभालो जिसके लिए तुम यहाँ पर आई हो। आयरा अपनी सास का लहजा और बात सुनकर काफ़ी हैरान थी। उसे ज़रा बराबर उम्मीद नहीं थी कि इसका इस्तकबाल पहली रात ही इतना तज़हीक अमेज़ किया जाएगा। वो कुछ खौफज़दा नज़रों से अपनी सास को देखते हुए मिनमिनाई, आंटी आप वारिस को यहीं देकर जाएं, मैं उसे यहाँ पर अपने पास रख लूँगी। जबकि इसकी बात सुनकर एक बार फिर इसकी सास को शदीद गुस्सा आया था। क्या मतलब मैं उसे यहाँ देकर जाऊँ? वो हमेशा मेरे कमरे में रहता है और तुम भी जल्दी से यह फैलावा समेट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मेरा बेटा अभी अपनी पहली बीवी के गम से बाहर नहीं आया जो तुम खुद को इस पर मुसल्लत कर दो, वो बरहमी से कह रही थी। और दरवाजे के पार सुनता हुआ वसी अजीब हैरत से दो चार था। उसे अगर माँ का इस अंदाज में अपनी बीवी से बात करना अच्छा नहीं लगा था तो बुरा भी नहीं लगा था। खुद पर एक मायूसी छाई हुई थी और वो फिल वक्त इन तमाम झंझटों से दूर इस मायूसी को ख़त्म कर देना चाहता था जो बार बार उसे हिना की याद दिला रही थी। इसीलिए इससे पहले इसकी माँ बाहर आती वो उल्टे कदमों से वापस चला गया और जाकर गाड़ी में बैठ गया। इसने अपने मोबाइल भी ऑफ़ कर दिया था और बिना किसी को बताए एक अनजान मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इसका इरादा था कि किसी अनजान मंजिल की तरफ जाकर वो कुछ वक्त सुकून से गुजार कर वापस आ जाएगा। इसलिए बिना अपनी नई नवेली को बीवी को बताए और बिना अपने खूबसूरत लम्हात की परवाह किए वो घर से बाहर निकल गया। गाड़ी सड़क पर एक अजीबोगरीब मंजर की जानिब रवां दवां थी और वो अपने जहन में पनपती हुई सोचों के झंझट से लड़ रहा था। जाने क्यों आज उसे रह रहकर हिना की याद आ रही थी। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो उसे कहीं ना कहीं देख रही है। न जाने क्यों इसके दिल में ये बात समा गई थी कि इसने हिना के साथ धोखा किया है। फिलवक्त इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हिना की जगह किसी और को दे पाता। इसीलिए बेमकसद ही सड़कों पर गाड़ी भगाते हुए सिग्नल पर इसने जो देखा इस पर यकीन करना इसके लिए नहायत मुश्किल था। भीख मांगते हुए जब एक लड़की इसके करीब आई तो वो उसे देखकर दंग रह गया। बेख्तियार ही इसके मुंह से निकला, हिना। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने खड़ी लड़की हिना है या फिर वो इस कदर याददाश्त खो चुका है कि अब उसे आम लड़कियां भी हिना की तरह ही नज़र आ रही हैं। वो बिना पलक झपके उसे देख रहा था और वो भी उसे यूँ देख रही थी जैसे पुरतज्जुस नज़रों से कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही हो। और थोड़ी ही देर बाद वो तलस्म टूटा जब इस लड़की ने हाथ आगे बढ़ाते हुए इससे भीख मांगी और वो उसे कुछ रकम देते हुए गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। इसका दिल बेतरतीब अंदाज से धड़क रहा था और वो हूबहू हिना ही थी। वो इसके चेहरे को कैसे भूल सकता था? न जाने वो कौन थी और यहाँ पर क्या कर रही थी और इसकी शक्ल इस हद तक हिना से कैसे मिलती थी। इसके जहन में बार बार ये सवालात गर्दिश कर रहे थे। हो सकता है कि वो हिना ना हो, लेकिन फिर इसके माथे पर मौजूद इसका दिल चाहा कि वो एक बार फिर पलट कर उसे देखे और इससे इसके मुतालिक पूछे, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी आगे आ चुका था और वापस जाना मुश्किल था और ना चाहते हुए भी वो आगे बढ़ गया। उसे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था जब हिना ने उसे पहली बार ये खबर सुनाई थी कि वो बाप बनने वाला है। और इस रोज़ वो बेहद खुश होने के बावजूद सब कुछ अपनी माँ के सुपुर्द कर चुका था। उसे अपनी माँ पर अंधा भरोसा था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो अपने बेटे की औलाद और उसकी बीवी के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं करेंगी। पलक झपकते ही 7 माह गुजर गए और जब 7वां महीना शुरू हुआ तभी हिना उसे अक्सर कहा करती कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। इस रोज़ भी वो सुबह सवेरे उठी तो इसने वसी को ये कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन वसी ने इसकी बात पर ध्यान ना देते हुए उसे सख्त लहजे में कहा कि तुम मुझे ये सब क्यों बताती हो? तुम्हें इस सब का ज़िक्र अम्मा के साथ करना चाहिए। वो काफ़ी तजुर्बेकार है और उन्होंने भी औलाद को जन्म दिया है, इसीलिए एक औरत होने की हैसियत से वो बेहतर समझ सकती है। जब हिना इसकी बात सुनकर खामोश हो गई, थोड़ी देर के बाद वो बेबसी से उसे देखते हुए बोली, मैंने आपकी माँ से काफ़ी बार इस चीज़ का जिक्र किया है, लेकिन वो मेरी बीमारी को बीमारी नहीं समझती। इनको अंदेशा है कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगी तो घर के कामकाज कौन करेगा।
इसीलिए आप ख़ुद मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं ताकि मेरा तफसीली मुआयना हो सके। लेकिन वसी ने उसे अपनी माँ की तरफ भेजते हुए कहा, जाकर अम्मा को बताओ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी अगर ले जाना हुआ तो। ना चाहते हुए भी वो एक बार फिर अपनी सास के सामने थी और उसे बता रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और इसकी सास ने इसकी बात सुनकर सख्त तेवरों से घूरते हुए उसे कहा, बीबी, हमने भी बच्चे पैदा किए थे, तुम्हारे तो नखरे ही ख़त्म नहीं होते। जब आखिरी महीना आ जाएगा तो हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, इसीलिए खामोशी से घर के कामकाज करो। और वो खामोशी से वापस पलट आई। वो अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ पर इसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। शिद्दत गम से और पछतावे से इसकी आंखों के किनारे भीगने लगे। काश वो इस वक्त अपनी माँ की बात सुन लेता और वो खुद ही हिना को अस्पताल ले जाता। इस चीज़ का एहसास उसे इस रोज़ शिद्दत से हुआ था जब इससे अगले ही दिन वो आईसीयू के बाहर खड़ा डॉक्टर के ये अल्फाज सुन रहा था कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान एक बार भी अपनी बीवी का चेकअप नहीं करवाया। ब्लड प्रेशर बढ़ते रहने की वजह से वो इस कदर कमज़ोर हो चुकी है कि 7 माह में ही बच्चे की पैदाइश मुमकिन है और इस दौरान सिर्फ एक ही की जान बच सकती है। और इसने बारहा कहा कि मेरी बीवी की जान बचा लीजिए, लेकिन इस वक्त उसे देर हो चुकी थी। इसकी माँ मुसलसल इस वक्त भी जलीकटी सुनाते हुए बरस रही थी कि एक ऐसी कमज़ोर बहू बेटे के पल्ले बांधी है जिसे एक बच्चा नहीं पैदा हो पा रहा। और हमारे दौर में तो कामकाज के दौरान ही बच्चे की पैदाइश हो जाती और माँ को पता तक नहीं चलता था। वसी को इस वक्त अपनी माँ पर निहायत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खामोश था क्योंकि इस वक्त इसके लिए ज़रूरी था सिर्फ हिना की जान बचाना। जब डॉक्टर ने बाहर आकर उसे ये इतला दी कि वो हिना को नहीं बचा पाए, तो उसे यूँ महसूस हुआ जैसे इसके सर पर अस्पताल की छत आन गिरी हो। वो माँ के कहने पर उसे इसी अस्पताल में लेकर आया था और यहाँ पर सहूलियात बहुत महदूद थी। उसे इस वक्त शिद्दत से एहसास घेर गया और आज भी उसे ये एहसास घेर लेता कि काश इस रोज़ वो अपनी बीवी की बात मान लेता तो शायद इसकी जान बच जाती। वो इसकी माँ की भांजी थी और गरीब बहन की बेटी थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसे सास की तरह ही बिहेव करती और इसकी माँ हर वक्त हिना पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत किए रहती थी। हिना की वफ़ात के बाद भी इसकी माँ ने इस बात पर गौर किया कि जल्द से जल्द तस्लीम कर दी जाए, क्योंकि डॉक्टर ने ज़्यादा देर रखने से मना किया है। ना ही इसने मैयत को इसके वालिदैन के पास जाने दिया, बल्कि कहा कि हम ख़ानदानी लोग हैं और हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी बहू की मैयत वापस चली जाए, इसलिए हम यहीं पर ही इसकी आखिरी रसूमात करेंगे। लेकिन वो इस वक्त भी खामोश रहा, क्योंकि इस वक्त मैं इतना निढाल हो चुका था कि मैं किसी बात पर भी तवज्जो नहीं दे पा रहा था। बार बार ये बात जहन में आ रही थी कि काश मैं इस वक्त उसे बड़े अस्पताल ले जाता तो शायद इसकी जान बच जाती। इसका मासूम सा चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने घूम जाता। अम्मा की दोस्त रज़िया का भांजी इसी अस्पताल में वार्ड बॉय था और अम्मा ने ये कह दिया कि वो हमारी अच्छी खासी बचत करवा देगा। और ना जाने कैसे मैं इस वक्त अम्मा की बातों में आ गया, जिसका अब मुझे शदीद पछतावा हुआ था। शादी के तीसरे रोज़ ही अम्मा ने उसे ये कहकर बहलाना शुरू कर दिया कि मैं अपने बेटे के लिए खूबसूरत लड़की ले आऊँगी जिसकी तन्हाई को दूर कर दे और उसे फिर से जीना सिखा दे। और इस वक्त भी उसे अम्मा पर शदीद हैरत हुई कि अभी इसकी बीवी को मरे हुए सिर्फ 3 दिन ही गुजरे थे। वो मुसलसल टाल मटोल करता रहा और तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर गया। अब अम्मा की ज़िद उरूज पर थी कि उसे हामी भर लेनी चाहिए ताकि वो इसके लिए एक खूबसूरत सी बहू लेकर आए, उसकी तन्हाई दूर हो जाए। जब इसने अम्मा की ज़िद के आगे हार मानते हुए हामी भर ली तो अम्मा ने इसकी शादी आयरा से करवा दी, जो इनके महल्ले में ही रहती थी। वो आयरा से आज से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन निकाह के वक्त जब इसने उसे देखा तो वो काफ़ी अच्छी शक्ल और सूरत की लड़की लग रही थी, लेकिन फिर भी वो इसकी बयान मुतवज्जो नहीं हो पा रहा था। और अब जो अल्फाज इसने अम्मा के सुने थे वो इस पर भी है कि वो उसे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपने पोते के लिए लेकर आई हैं, बिना इस चीज़ का ख्याल किए कि हो सकता है इसके बेटे को इसकी ज़रूरत हो या फिर वो इसकी बीवी है और इस पर मुकम्मल हक़ रखती है। इसका बेटा वारिस अब 1 साल का हो गया था और इसका मुश्किल वक्त तो इसने ख़ुद ही गुजार लिया था। अब 1 साल होने के बाद अम्मा को ऐसी कौन सी ज़रूरत लाहक हो गई थी कि वो इस लड़की को वारिस के लिए अपने पास ही सुलाना चाहती थी। बातों का एक जाल था जो इसके दिमाग में बुन रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद इसकी मुकम्मल तवज्जो इस लड़की की जानिब थी जिसे वो अभी कुछ वक्त पहले ही देखकर आ रहा था। वो लड़की इसके दिमाग पर बुरी तरह सर कर चुकी थी। वो नहीं जानता था कि वो इस कदर हिना से मुमासलत क्यों कर रखती है।
बेमकसद ही सड़कों पर घूम फिरने के बाद वो घर वापस आ गया। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। यकीनन वो लड़की इसकी माँ के कमरे में सो रही थी। वो जाते ही बेड पर गिरा और कुछ देर के बाद इसकी आंख लग गई। सुबह जब वो उठा तो 12 बज रहे थे। उठकर खिड़की से पर्दा हटाते हुए इसने लॉन में देखा तो इसकी माँ आबदा के साथ खड़ी थी। आबदा इनके घर में मुलाजमा थी और हिना की वफ़ात के बाद ही उसे यहाँ पर रखा गया था और अब तक घर के तमाम काम वही संभाल रही थी। वो हैरानगी भरी नज़रों से देखता रहा जब अम्मा आबदा को पैसे पकड़ाते हुए कुछ राजदाराना तरीके से उसे समझा रही थी और थोड़ी देर के बाद आबदा बाहर चली गई। इसकी माँ ने पलटते हुए उसे देख लिया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि इसका बेटा खिड़की में उसे देख रहा है। वो भी खामोशी से वापस पलट आया और फ्रेश होने के बाद जैसे ही बाहर गया तो अम्मा लाउंज पे सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी और वारिस इनके पास ही खेल रहा था। जब इसने बैठते ही अम्मा से पूछा, अम्मा आप आबदा के साथ क्या कर रही थी? इसकी तरफ देखते हुए संभलते हुए बोली, आबदा को मैंने काम से निकाल दिया है। अब घर के काम काज बहू ही देख लिया करेगी। जब उसे ये सब कुछ सुनते हुए शदीद हैरत हुई। आयरा की शादी को अभी सिर्फ एक रात ही गुजरी थी और इस पर वारिस की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन अम्मा वो अकेली लड़की इतने सारे काम कैसे करेगी? जब इसकी माँ ने इसकी तरफ सख्त नज़रों से देखते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी बीवी से ज़्यादा हमदर्दी हो रही है तो अच्छी तरह सुन लो। तुम्हारी बीवी ने मुझसे पूरे 5 तोले सोना लिया है और तभी तो उनसे निकाह किया है और इस वक्त मेरा हाथ इतना खुला नहीं है कि मैं इतने अखराजात के बाद मुलाजमा का भी इंतज़ाम करूं। इसलिए अब उसे ये सारे काम ही संभालने होंगे। इस एक बार फिर हैरत का शदीद झटका लगा था कि आयरा ने इन लोगों से 5 लाख लेने के बाद निकाह किया। थोड़ी देर बाद वो उसे किचन से बाहर आती हुई दिखाई दी। इसके हाथ में एक ट्रे और ट्रे में रखी हुई चाय थी। शायद इसने अपने शौहर के लिए चाय बनाई थी। वसी को चाय पकड़ाने के बाद वो करीबी सोफे पर बैठ गई। वसी ने देखा था वो कहीं से भी एक रात की ब्याही हुई दुल्हन नहीं लग रही थी। यकीनन इसके वालदैन गरीब है, लेकिन हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो अपनी शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरती से गुजारे। हो सकता है वो इन लोगों के रात वाले रवैये पर काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो गई हो। वो उसे देखने में काफ़ी मासूम लग रही थी, लेकिन अम्मा की बात है अभी भी इसके जहन में गर्दिश कर रही थी कि आयरा ने 5 तोले सोने के औज़ ही इससे निकाह किया है। इसलिए वो उसे तंजिया नज़रों से देखते हुए बोला, तुम्हें फिर अपना सोना पहन लेना चाहिए ताकि तुम दुल्हन तो लगो। जब आयरा हैरत से उसे देखते हुए बोली, सोना अम्मी के पास है। और इससे पहले कि इसके बात मुकम्मल होती फारिया बेगम सख्त लहजे में उसे देखते हुए बोली, हाँ हाँ बीबी, मेरे पास ही है। मैं कौन सा खा कर कहीं जा रही हूँ। जब ज़रूरत हुई मुझसे ले लेना है तो वो तुम्हारा ही। और आयरा इनकी बात सुनकर खवा मखवा ही शर्मिंदा हो गई। वसी हैरत से इन दोनों की बातें सुन रहा था। एकदम ही झमाके से इसके जहन में हिना के वो अल्फाज दौड़े, सोना आपकी अम्मी ने मुझसे ले लिया है। उन्होंने कहा कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो मुझे दे देंगी। और इसके बाद वो जितना अरसा ज़िंदा रही, वसी ने उसे कभी सोना पहने हुए नहीं देखा था। हो सकता है कि अम्मा ने उसे सोना वापस ही ना किया हो। इसके दिल में एक बार फिर ये बात हलचल मचाने लगी। उसे अंदर तक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे बार बार हिना की वो रहम तलब नज़रें याद आ रही थी, जिस नज़रों से वो उसे देखते हुए अस्पताल ले जाने की इल्तिजा करती थी। इसे कहा रखा था और तेज़ी से उठते हुए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा अंदर गया और फ्रेश होने के बाद गाड़ी निकालकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पर इसका दिल नहीं लगना, चाहे इसने ऑफिस से चंद छुट्टियाँ ले भी ली थी। लेकिन घर में रहते हुए उसे मुसलसल हिना की याद सताने लगती थी। ऑफिस में उसे लोगों ने देखते हुए काफ़ी हैरानगी का इज़हार किया था। अभी कल ही तो इसकी शादी हुई थी और वो हफ्ता भर की छुट्टियों पर था, लेकिन एकदम से ही वो दोबारा ऑफिस आ गया। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद जब वो शाम दोबारा घर वापस आने लगा तो इसने इसी स्टॉप पर दानिस्ता तौर पर गाड़ी रोक दी। इसकी नज़रें इधर उधर भटक कर इसी लड़की को ढूंढ रही थी, जो लड़की उसे रात हिना की सूरत में मिली थी। वो एक बार फिर इस लड़की को देखकर अपनी नज़रों को सैराब करना चाहता था।
जब वो उसे एक दुकान से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। मुलगजा सा हुलिया, मैले मैले हाथ पाँव और फटे हुए कपड़े, बिखरे बिखरे बाल और सर पर जमाया हुआ दुपट्टा, इसके नए नक्श और सारे अंदाज बिल्कुल हिना के जैसे थे। उसे देखते हुए वसी को यूँ महसूस हो रहा था जैसे सारी दुनिया थम चुकी हो और सारी दुनिया बस उसे ही देखने में मसरूफ़ हो। और वो यकटिक सामने आती हुई इस लड़की को देख रहा था जो खौफ और बेचैनी से सड़क के इर्द गिर्द देखते हुए आती जाती गाड़ियों को देख रही थी और उसे यूं ही देखता रहा। जब वो रोड क्रॉस करते हुए इसकी जानिब बढ़ी और गाड़ी के करीब आते ही इसने हाथ फैलाया। वसी ने एक बार फिर नज़दीक से उसे देखा था और इसका दिल बेतरतीब से अंदाज में धड़कने लगा। अगर इस पर से सारी गंदगी को हटा दिया जाता तो हिना और वो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी थी। इसका दिल चाहा कि वो इस लड़की को मुखातिब करे और इससे इसके बारे में पूछे, लेकिन वो यूँ बेयकीनी से इधर उधर देख रही थी जैसे उसे खुद भी यकीन ना हो कि वो कहाँ पर मौजूद है। ठीक हो। इसकी आंखों की बेचैनी और खुमार वसी को किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था। जब एक पल के लिए उसे होश आया और इसने जल्दी से पैसे निकालकर इसकी हथेली पर रखे और गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। अगर वो हिना होती तो उसे ज़रूर पहचान लेती। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था कि वो उसे यूँ सामने देखकर नज़रअंदाज कर दे और फिर ये बेयकीनी से इधर उधर देखते हुए सर खुजाना। यकीनन वो लड़की मुंशियात इस्तेमाल करती थी और इन्हीं मुंशियात के ज़ेरे असर वो सारा दिन सड़कों पर भी भीख मांगती। वो अच्छी तरह जानता था कि ये लोग पूरे गैंग में मुलव्विस होते हैं और अगर इसने इस लड़की से बात करने का इरादा भी किया तो वो किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। इसीलिए वो चाहता था कि वो इसका ख्याल भी अपने जहन से निकाल दे, लेकिन इसकी शक्ल उसे एक मिनट के लिए भी फरामोश नहीं हो रही थी। बार बार इसका मासूम चेहरा इसकी नज़रों के सामने आ जाता था जो उसे हिना की याद दिला रहा था और सबसे ज़्यादा जो इसके लिए तज्जुस के बायस थी वो था इसके माथे पर जगमगाता हुआ तिल। जब वो इसकी तरफ देखते हुए कहती थी कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो तो इसकी आवाज़ भी हूबहू हिना के जैसी थी। इसकी गाड़ी का रुख डॉक्टर कामरान के क्लिनिक की जानिब था। डॉक्टर कामरान इसका बचपन का दोस्त था और उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। कामरान के सामने पहुंचते हुए इसने अपना सारा मसला उसे सुना दिया। हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हो और इस मसले का हल कामरान के पास हो। कामरान कुछ देर उसे देखता रहा और फिर पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत जो 1 साल पहले वफ़ात पा चुकी हो और अब तुम्हें नज़र आती हो और वो भी सड़कों पर भी मांगते हुए? ऐसा मुमकिन है कि एक दूसरे की शक्लों से मुबासलत रखने वाले लोग हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। ये चीज़ तुम्हें नफ्सियाती मरीज़ बना देगी। तुम इन तमाम सोचों से छुटकारा पाने के लिए अपनी नई बीवी के साथ बॉन्डिंग बनाओ और इसमें ही सुकून तलाश करने की कोशिश करो। अपने दिल में इस बात को जगा दो कि जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ। यकीनन तुम्हें सब्र और सुकून मिल जाएगा। कामरान की बातें सुनते हुए इसका दिमाग काफ़ी हद तक हल्का फुल्का हो चुका था। हो सकता है कि ऐसा ही हो जैसा कामरान कह रहा है। वापसी पर आते हुए इसने फूलों का एक गुलदस्ता आयरा के लिए ले लिया। वो कामरान की बात मानकर भी देख लेना चाहता था। हो सकता है कि वो हिना के बारे में ज़्यादा सोच रहा हो, इसी वजह से इसके साथ ये मसाइल दरपेश आ रहे हों। आयरा को वो इसके हक़ से महरूम नहीं रखना चाहता था। हो सकता है कि वो आयरा के साथ रोमानियत बढ़ाए तो उसे सुकून मिल जाए और इसके दिल में ये तमाम पछतावे और वहम जाते रहे। रात उसे घर आते आते काफ़ी देर हो चुकी थी और आयरा एक बार फिर इसकी माँ के कमरे में रिहाइश पजीर थी। उसे ये सब कुछ देखते हुए काफ़ी गुस्सा आया। खाना वो कामरान के साथ ही खाकर आया था, लिहाजा उसे खाना नहीं खाना था। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। वारिस को गले मिलकर इसके दिन भर की थकावट दूर हो गई। वो नन्हा मुन्ना सा बच्चा उसे देखकर बाबा बाबा कहते हुए खेलने लग जाता और वो मुस्कुरा कर रह जाता। और फिर इसने उठते हुए आयरा से कहा था कि अपने कमरे में आ जाना। जब इसकी माँ हैरत से उसे देखते हुए बोली, अरे बेटा, ये इसी कमरे में वारिस के पास ही रहे तो अच्छा है। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझसे वारिस नहीं संभाला जाता। जब माँ की बात सुनकर उसे एक बार फिर गुस्से ने आन घेरा। अम्मा, यकीनन आप जानती हैं कि आयरा मेरी बीवी है और आज से मेरे कमरे में ही रहेगी। वारिस पहले भी तो आपके पास ही सोता था ना, और अगर आप उसे अपने पास नहीं सुला सकती तो हम उसे अपने साथ कमरे में लेकर जाते हैं।
आपने मेरी शादी यही सोचकर करवाई थी कि मैं हिना के गम से बाहर आ जाऊंगा, और अब आप इस लड़की को मेरे कमरे में ही नहीं आने देती। फारिया बेगम का रंग एक पल में ही मुतग़य्यर हो चुका था और अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं है, ये भी आ जाती है, मैं तो वैसे कह रही थी। और वारिस बिना इनकी बात सुने कमरे से बाहर चला गया। जब वो सख्त तेवरों से आयरा को देखते हुए बोली, जाओ भाई, न जाने तुमने क्या पट्टी पढ़ा दी है मेरे बेटे को जो मेरे सामने ये सब कुछ कह रहा है। हालांकि इसने आज तक अपनी मनपसंद बीवी के लिए भी मेरे सामने आवाज़ नहीं उठाई थी। जब खामोशी से वसी के कमरे में चली गई, उसे खुशी भी हो रही थी कि इसका शौहर उसे अपनाना चाहता था, लेकिन उसे खौफ भी हो रहा था क्योंकि इसने इस शख्स के बदलते हुए रंगों को देख लिया था। वो किसी वक्त अपने मिजाज के बिल्कुल मुतरादिफ होता और किसी वक्त इतना सख्त मिजाज हो जाता कि इससे बात करना भी दुश्मन हो रही होती। मैं उसे अपने पास बिठाते हुए वसी ने उसे प्यार से समझाया था कि वो हिना से बेहद मोहब्बत करता है। भले ही हिना इसकी खालाजाद थी और ये रिश्ता अम्मी की मर्ज़ी से हुआ था, लेकिन वो हिना से काफ़ी अटैच हो चुका था और हिना को भूलते भूलते उसे काफ़ी टाइम लग जाएगा। लिहाजा उसे सब्र से काम लेना होगा और उसे कभी भी ये महसूस नहीं करवाना होगा कि हिना इसकी ज़िंदगी से चली गई है। और वो खामोशी से इस्बात में सर हिला गई। इसने इस शख्स को ये सारी बातें सुनकर ही तस्लीम किया था, और कैसे मुमकिन था कि वो अब इससे दस्तबरदार हो जाती, जिसकी हकीकत सुनने के बाद वो इससे निकाह पर राज़ी हुई थी। इस रात वसी ने मोहब्बत से उसे अपने अंदर समेट लिया और वो सिमटती चली गई। वो पूरी रात उन्होंने बेहद हसीन रात के तौर पर गुजारी थी। काफ़ी हद तक वसी पुरसुकून हो चुका था और आयरा तो हद से ज़्यादा खुश थी। वो तो यकीन भी नहीं कर सकती थी कि वो शख्स जिसने कल उसे पलट कर देखा भी नहीं, आज उसे मुकम्मल मैसर हो गया और इसके साथ इतना अच्छे तरीके से बिहेव करते हुए प्यार दिखा रहा था। जबकि फारिया बेगम तो पूरी रात ही अंगारों पर लौटती रहीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये लड़की हिना की तरह सुस्त नहीं है, बल्कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी और तेज़ है। वो इनके बेटे को मिनटों में अपने काबू में करने का हुनर रखती है, और इस वक्त भी इन्हें यही खौफ था कि अगर इनका बेटा इनके हाथ से निकल गया तो वो कहाँ जाएंगी। पूरी रात इसने आयरा के साथ गुजार ली, लेकिन दिल में अभी भी बेचैनी थी और अभी भी दिल था कि इसे स्टॉप की जानिब ही खिंचा जा रहा था। न जाने उसे क्या हो गया था, इसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था। पूरा दिन ही वो यही सोचता रहा और फिर ऑफिस के बाद वो डॉक्टर कामरान से मिलने के लिए चला गया। इसने कामरान को वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दिया, मैंने कल रात अपनी बीवी की कुर्बत इख्तियार करते हुए उसे अपने करीब किया है, लेकिन फिर भी मेरा दिल इस टॉप की तरफ ही हमकता चला जाता है। मैं नहीं जान सकता कि वो किस कदर मेरी बीवी से मुमासलत रखती है। डॉक्टर कामरान को अब ये मामला बेहद संजीदा लग रहा था, इसलिए वो उठते हुए बोला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे दिखाओ। इसके जहन में मुसलसल यही बात गर्दिश कर रही थी कि ये कोई धोखा होगा या फिर वैसी का वहम। जब वो खुद वहाँ जाकर देखेगा तो बस इसी को समझाने में आसानी होगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, वो खुद भी हैरान परेशान था कि सामने खड़ी लड़की बिल्कुल वसी की बीवी थी। वो कितनी बार हिना से मिल चुका था और इनके घर भी आता जाता था, लेकिन सामने खड़ी लड़की इतने वाज़ेह तौर पर इससे मुमासलत रखती थी कि कामरान बेयकीन सबसे देखता रह गया। थोड़ी देर के बाद वो लड़की इनके करीब आती हुई दिखाई दी और शीशे से अंदर मुंह डालते हुए बोली, खुदा के नाम पर मुझे कुछ दे दो। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था और इसकी आवाज़ सुनकर कामरान को एक बार फिर हैरत का शदीद झटका लगा था। इसकी आवाज़ भी बिल्कुल हिना के जैसी थी। वो जो समझ रहा था कि वसी पागलपन की वजह से ऐसी बातें करता है, अब खुद परेशान बैठा था और वहीं बैठे बैठे इसने अपने जहन में वो तरकीब सोच ली जिस पर अमल करके वो इस लड़की का बायोडाटा निकलवा सकता था। सिर्फ एक पल में ही इसने इतनी जल्दी से इसका फिंगरप्रिंट ले लिया और फिर इस लड़की को जाने दिया। अब इसके पास इसके हल के लिए मुकम्मल तरकीब थी जो इसने वसी को बताई, तो वो तो पागल ही हो चुका था। मेरे ख़्याल में हमें इस वक्त नादरा में जाना चाहिए और ये फिंगरप्रिंट दिखाने के बाद तुम्हारे शकूक व शबहात दूर हो जाएगी कि ये लड़की कौन है। वो अब वसी की तरह ये राज जानना चाहता था क्योंकि वो लड़की उसे हूबहू वसी की मरहूमा बीवी की तरह लगी। वसी रैश ड्राइविंग करते हुए नादरा की जानिब जा रहा था। इसने सख्ती से अपने
लब एक दूसरे में प्योसत कर रखे थे, जिसकी वजह से वो अपने अंदर के जज्बात को कंट्रोल किए बैठा था। इसका बस नहीं चलता था कि इस लड़की को उठाकर इसी वक्त गाड़ी में डाल देता और किसी जगह पर ले जाकर इसकी शनाख्त करवा देता, ताकि उसे पता चल जाता कि वो कौन है और हिना क्यों नज़र आती है। लेकिन अब उसे इस चीज़ का हाल मिल चुका था कि वो उसे हर हाल में कुरैद लेना चाहता था। और नादरा में जाते ही इसने इनको हिदायत दी कि इस फिंगरप्रिंट से लड़की का बायोडाटा निकलवाना है कि ये फिंगरप्रिंट किसका है। और थोड़ी सी हेल हुज्जत के बाद वो लोग इस लड़की का बायोडाटा निकालने पर राज़ी हो गए और जो हकीकत इसके सामने आई उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी बुत की मानित साकित हो चुका है। ना ही इसमें कोई जज्बात हो और ना ही इसमें कोई एहसास बाकी रहे हों। इस कागज़ को पकड़े हुए वो कितनी ही देर बैठा रहा। वो लड़की हिना थी, यानी इसकी नज़र ने धोखा नहीं खाया था और ना ही इसके एहसास झूठे थे। उसे पहली बार देखते ही वसी का दिल इतनी ज़ोर से धड़का था कि उसे महसूस हो चुका था कि वो इसके करीब ही है। और अब कागज़ पर लिखे हुए हुरूफ इसकी आंखें धुंधलाने के लिए काफ़ी थे। वो रोते हुए इन लफ्ज़ों को पढ़ रहा था जहाँ पर हिना का नाम और सारा बायोडाटा मौजूद था, यानी वो ज़िंदा थी। हकीकत में ये इंकशाफ उससे पागल कर चुका था और कामरान ने उसे गले से लगाकर तसल्ली दी। बिलाखिर इसने इस लड़की को ढूंढ लिया जिसकी उम्मीद पर वो 1 साल पहले ही खो चुका था कि वो इस दुनिया में नहीं रही है। इसके लिए एक मौजज़ा था और ऐसा मौजज़ा जो उसे पागल कर देने के लिए काफ़ी साबित हो। कामरान को घर छोड़ने के बाद वो सीधा इसी स्टॉप पर आया। वो सारी जगह है जहाँ पर इसने हिना को पहली मर्तबा और फिर 12 मर्तबा देखा था। इसने छान मारी लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। वो पागलों की तरह उसे गली गली कूचे कूचे में ढूंढ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसने कितने ही लोगों से इसके मुतालिक दरियाफ्त किया, फिर क्या, लेकिन हर एक ने लाइल्मी का इज़हार किया। आखिर वो एक भिखारन थी और सड़कों पर हर रोज़ कई ऐसी लड़कियाँ भीख मांगती हैं। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। वो ये नहीं चाहता था कि मुकद्दर ने उसे एक बार फिर उसे थमाया है तो अब दोबारा उसे छीन ले। इसमें मज़ीद हौसला नहीं था कि वह इस लड़की की दूरी को बर्दाश्त कर पाता। काफ़ी कोशिश के बाद वो घर वापस चला गया और जाते ही वो सीधा फारिया बेगम के कमरे में गया था। जब वो अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी तो वसी को इतनी देर के बाद और इस हालत में आते हुए देखकर हैरानगी से उठकर बैठ गई। मुझे बताएं हिना कहाँ है? आपने तो कहा था कि वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वो यहीं पर है। मुझे बताएं हिना कहाँ है? जबकि फारिया बेगम बौखलाहट का शिकार हो चुकी थी। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि अचानक अफ्ताब क्या वजह बनी है। जबकि वसी पागलों की तरह इन पर चीख रहा था। वो तो पहले ही अपनी अम्मा से हद दर्जा बदगुमान हो चुका था। आयरा भी परेशानी से भागते हुए अंदर आई और वसी की बात सुनकर हैरानगी और परेशानी से इन दोनों को देख रही थी। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? वसी, तुम पागल हो गए हो या फिर जहनी मरीज़ हो चुके हो? 1 साल पहले तुमने उसे अपने हाथों से दफनाया है और अब तुम कहते हो कि वो ज़िंदा है। जाओ और जाकर इसकी कब्र खोद कर देख लो। हो सकता है कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कोई ना कोई हड्डी वहाँ पर मौजूद हो। वो ये कहकर आराम से लेट गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि 1 साल में अब कब्र में इसकी हड्डी भी मौजूद नहीं होगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसका बेटा किस हद तक पागलपन में डूब चुका है। जब वो घर में पड़ा हुआ बेलचा उठाकर बाहर की जानिब बढ़ा तो फारिया बेगम के हाथ पांव फूल गए। वो किस तरह की गलत हरकत कर रहा था और महल्ले वाले इसके बारे में क्या सोचते? वो उसे बात रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस वक्त वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसे हर हाल में ये हकीकत जानना थी, जो हकीकत उसे मुसलसल कई रोज़ से पागल कर रही थी। इसका रुख कब्रिस्तान की जानिब था। शायद ये पहली बार ही हो रहा था कि कोई कब्रिस्तान में जाकर किसी मुर्दा की कब्र को खोद रहा हो। वो कितनी ही बार इसकी कब्र पर गया और हर बार इसके लिए बेइंतहा फूल ले जाता, तोहफे ले जाता, लेकिन आज वो बेलचे लेकर इसकी कब्र को खोदने के लिए जा रहा था। लोग इसके पागलपन को हैरानगी से देख रहे थे। सब लोगों ने इसे पागल समझ लिया था। कुछ लोग दोबारा की किस्मत पर हैरान थे। उसे इस हालत में देखकर आंसू बहा रही थी, लेकिन फिर भी उसे अंदर ही अंदर तसल्ली थी कि मुर्दे कभी वापस नहीं आते और उसकी बीवी मर चुकी है। इस चीज़ को सारे मोहल्ले ने देखा था। 1 रात पहले जब वो शख्स मुकम्मल तौर पर उसे मिल गया तो उसे यूँ महसूस हुआ जिससे वो बहुत खुश नसीब है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो सिर्फ एक रात के लिए ही दस्तयाब हुआ है। हर चीज़ को हालात के रहमो करम पर छोड़कर वो बस खामोश थी। और इस रोज़ तमाम लोगों के मना करने के बावजूद वसी ने हिना की कब्र को खोद डाला। वो पागलों की तरह बेलचे से इसकी कब्र को खोद रहा था।
बिना इस बात की परवाह किए कि इसके हाथ कितने ज़ख्मी हो चुके थे। इसकी कब्र को खोदकर इसने पूरी कब्र को छान मारा, लेकिन कोई हड्डी भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और अब तो उसे इस बात का यकीन हो चुका था कि वो यहाँ पर दफन नहीं है, और ये भी अच्छी तरह जानता था कि वो हर हकीकत से लाइल्म है और हकीकत उसे इतना जल्दी मालूम नहीं होनी, लेकिन ये सब कुछ वो बाद में मालूम कर सकता था। इस वक्त इसके लिए ज़रूरी था और अपनी बीवी को ढूंढना, जो उसे मुसलसल 3-4 दिनों से जिन रास्तों पर नज़र आ रही थी, अब इन रास्तों पर मौजूद नहीं थी। सुबह एक बार फिर वो इंस्पेक्टर वकार के सामने मौजूद था, जिसका सारा मसला सुनकर काफ़ी हैरतज़दा थे। इंस्पेक्टर वकार के साथ इसकी रस्मी सी बातचीत थी और अब वो हिना को ढूंढने के लिए इनकी मदद लेना चाहता था। उन्होंने उसे समझाया कि ये केस काफ़ी पेचीदा लग रहा है। उसे यकीन दहानी भी करवाई कि वो उसे जल्दी ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी बात पर यकीन ना करते हुए मुसलसल उसे ढूंढ रहा था। कभी किसी स्टॉप पर ढूंढता तो कभी किसी स्टॉप पर। उसे एक पल के लिए भी घर में आराम नहीं था। इसने अपनी माँ से बातचीत बंद कर दी थी और वो भी काफ़ी फिक्रमंद नज़र आ रही थी। अपने बेटे के लिए। इसने अपने बेटे को समझाने के लिए आयरा को भी भेजा, जब बस ही नहीं रहा क्यों कहते हुए वापस भेज दिया कि उसे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। वो हर हाल में हिना को ढूंढ लेना चाहता है और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और आयरा खामोशी से वापस लौट आई। वो अच्छी तरह जानती थी कि जो बात इस शख्स से एक बार दोहरा दी है, वो मज़ीद उसे दोहराना नहीं चाहेगा। पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन वो भी आराम से नहीं बैठा था। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। जब एक रोज़ इसकी माँ खुद चलकर इसके पास आई और उसे समझाने लगी कि तुम बेशक जाकर इस अस्पताल से तमाम कागजात निकलवा लो, हिना इस रोज़ तुम्हारे सामने ही वफात पा चुकी थी और फिर यहाँ पर इसकी तकसीम भी की गई। हो सकता है कि 1 साल के अंदर तमाम हड्डियाँ गल चढ़ चुकी हों, लेकिन पागल मत बनो और लोगों की नज़रों में मत आओ। वो बस खामोश बैठा रहा, लेकिन एक चीज़ जो इसके बाद में बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी कि उसे अब हर सूरत में इस अस्पताल जाना था और इस मकसद के लिए वो अगले ही रोज़ अस्पताल चला गया। इसने वहाँ जाकर अपनी बीवी के केस के तमाम कागजात निकलवाए, इसका डेटा निकलवाया जहाँ पर इसकी मौत को डिक्लेयर कर दिया गया था। इससे काफ़ी मायूसी हुई। इसने इस डॉक्टर से भी मुलाकात की और इससे भी तमाम हाल अहवाल लिया, लेकिन इससे भी यही कहा कि तुम्हारी बीवी 1 साल पहले ही वफात पा चुकी है। वही डॉक्टर थी जिसने इस छोटे से क्लिनिक में इसका केस लिया था। थोड़ी देर वहीं बैठा रहने के बाद वो मायूसी से वापस आने लगा, जब एक चीज़ ने उसे चौंका कर रख दिया। गेट के बाहर खड़ी हुई गाड़ी में वो जैसे ही आकर बैठा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि गाड़ी में 2 चिट्ठियाँ इसकी मुंतज़िर थी। इसे बेयकीनी से इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसे एक चिट्ठी को खोला तो इस पर एड्रेस लिखा हुआ था और दूसरी चिट्ठी को खोलते ही वो हैरतज़दा रह गया। कल 12 बजे मैं इसी एड्रेस पर तुमसे मुलाकात करना चाहूँगा। न जाने क्यों मुझे यकीन था कि तुम आओगे और बिलाखिर तुम आ ही गए। कल मुझसे मुलाकात करना और किसी को भी ना बताए मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर वो कौन था जो इससे अकेले में मुलाकात करना चाहता था? ना ही यहाँ पर किसी का नाम लिखा था और ना ही वो यहाँ पर किसी को जानता था। वो तो यहाँ पहली बार तब आया था जब हिना का बच्चा हुआ था और इसके बाद वो यहाँ पर मुड़कर नहीं आया। और आज कौन था जो उसे इतना जल्दी पहचान लेने के बाद इसका मुंतज़र था और जो इससे मिलना चाहता था? बहरकैफ इन तमाम बातों के जवाबात के लिए इसने अगले दिन 12 बजे तक का इंतज़ार करना था। सो खामोशी से वापस पलट गया। उसे उम्मीद का एक सिरा हाथ लग चुका था कि हो सकता है कि जो कोई भी हो हिना के बारे में जानता हो। इस रोज़ वो एक बार फिर इस स्टॉप पर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन मुसलसल खड़ा रहने के बाद वो थक चुका था। हिना उससे नज़र नहीं आई थी। घर वापस आने के बाद वो अपने बेड पर लेट गया। कितने ही दिन हो चुके थे, ना ही इसने आयरा से मुलाकात की थी, ना ही वायरस को प्यार किया था। इसका दिल ही नहीं चाहता था कि वो इनसे मिले, क्योंकि इसके जहन में इतनी कशीदगी भर गई थी कि वो इस मामले को जल्द से जल्द निपटा लेना चाहता था। जब थोड़ी देर के बाद आयरा इसके कमरे में दाखिल हुई और इसके करीब जाकर बैठ गई, इसने वाज़े तौर पर देखा था कि आयरा की आंखों में हल्के हल्के आंसू जगमगा रहे थे और वो इसकी कैफियत को अच्छी तरह समझ सकता था। वो लड़की जो अभी चंद दिन पहले ही इसकी दुल्हन बनकर आई है, इस पर यह इंकशाफ हो कि इस शख्स की मरहूमा बीवी उसे मिल गई है। और वो पागलपन की हद तक इससे प्यार करते हुए उसे ढूंढ रहा है, तो इस लड़की को कैसा महसूस होगा? एकदम ही उसे इस मासूम पर ढेरों रहम आया था। काश कि हिना उसे कुछ वक्त पहले मिल जाती।
तो इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। वो उसे मुसलसल देखते हुए यही सोच रहा था जब आयरा इसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे यकीन है अगर वो ज़िंदा हैं तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन मुझे ये खौफ भी है कि इनके मिल जाने के बाद मेरा क्या होगा। इतना कहते हुए आयरा की आंखों से आंसू इसके गालों पर बहने लगे और वसी ने आगे बढ़कर इसके आंसू साफ किए और उसे अपने साथ लगा लिया। अगर मेरी ज़िंदगी में तुम ना आई होती तो शायद मैं बेहद खुश होता, और मैं अब भी बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ कि मैं हिना से बेहद प्यार करता हूँ और इसकी जगह तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता। अगर हिना मुझे मिल जाती है तो मैं फ़ैसला तुम्हारे सामने रख दूँगा, लेकिन मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ रहने की हामी भरोगी तो मैं तुम दोनों में कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा और तुम हमेशा अपनी जगह पर ही कायम रहोगी। और आयरा इसकी बात सुनकर नम आँखों से मुस्कुरा दी। जो भी था, इस शख्स ने इतना इकरार तो कर लिया था कि वो इसकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ हैसियत रखती है। इसके लिए इतना ही काफ़ी था। एक रोज़ एक बार फिर वो इसकी बाहों में लेटी रही और पुरसुकून होकर सो गई। दूसरे रोज़ वसी को 12 बजने का बेकरारी से इंतज़ार था और 12 बजने से पहले ही वो मुकर्ररा मकाम पर पहुंच गया। ये एक पार्क था, फैमिली पार्क, और यहाँ इर्द गिर्द काफ़ी लोग मौजूद थे, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो शख्स कहाँ है जिसने उसे यहाँ पर बुलाया है। कुछ देर वो वहीं पर बैठकर इसका इंतज़ार करता रहा। जब कुछ देर गुजरने के बाद उसे एक लड़का अपनी जानिब आता हुआ दिखाई दिया। इसने हुडी पहन रखी थी और इसकी हुडी सर पर गिराते हुए वो अपना सर झुका रखा था। दूर से आता हुआ वो लड़का देखकर ही वसी को मालूम हो गया कि वो ये वही शख्स है जिसने उसे यहाँ पर बुलाया है। इसीलिए उसे देखते हुए बेकरारी से उठ खड़ा हुआ। जबकि वो लड़का इसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे सलाम देने के लिए हाथ बढ़ाया तो वसी ने जल्दी से इसका हाथ थाम लिया। वो मुसलसल उसे देखते हुए पहचानने की कोशिश कर रहा था जब एकदम झमाके से वो इसके जहन में आया। इसी अस्पताल का वार्ड बॉय जहाँ पर हिना की डिलीवरी और मौत हुई थी, लेकिन वो शख्स आज यहाँ पर इससे मुलाकात क्यों करना चाहता है। इस चीज़ ने उसे मज़ीद तज्जुस में मुब्तला कर दिया और वो बेकरारी से इससे पूछने लगा, क्या तुम जानते हो कि मेरी बीवी कहाँ है? अगर जानते हो तो मुझे सच सच बता दो। देखो मैं बहुत परेशान हूँ। सामने खड़े लड़के ने उसे बैठने का इशारा किया। वो इसके लहजे से ही अंदाज़ा लगा चुका था कि वो किस कदर परेशानी में मुब्तला है, इसलिए इसके सामने बैठते हुए बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ और यहाँ पर मैंने तुम्हें सब कुछ बताने के लिए ही बुलाया है। जब इसके मुंह से सारी सच्चाई को सुन लेने के बाद वसी को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो इतना बेयकीन था कि कितनी ही देर गुमसुम उसे देखता रह गया। खून के रिश्ते भी इस हद तक गिर सकते हैं जिस हद तक इसकी माँ गिर चुकी थी। इस रोज़ की बात है जिस रोज़ हिना को अस्पताल ले जाया गया तो सबसे पहले लेडी डॉक्टर ने इसका केस लेने से इनकार कर दिया। वो कोई स्पेशलिस्ट या बेहतरीन डॉक्टर नहीं थी, इसलिए इसने कहा कि आपका केस काफ़ी पेचीदा है और कोई भी मसला हो सकता है, बेहतर है कि आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन आपकी माँ ने ये कहते हुए डॉक्टर को तसल्ली दी कि अगर वो इनका केस लेगी तो वो उसे इजाफी पैसे भी देंगी और हर किस्म की सिचुएशन के तौर पर ख़ुद ही ज़िम्मेदार होंगी। तभी वो डॉक्टर केस लेने के लिए तैयार हुई और उसे मुसलसल लेबर पेन थी और दर्द की वजह से वो चीख रही थी। जब आपकी माँ वार्ड में दाखिल हुई और इसकी तरफ देखते हुए बोली, देखो इतना याद रखना, अगर तुमने बेटी पैदा की तो मैं उसे जिंदा दफना दूंगी और अपनी बेटी की ज़िंदगी से तुम्हें खींचकर निकाल लूँगी। अगर पैदा करना ही है तो बेटा पैदा करो, वरना बेशक इसी बच्चे समेत मर जाओ। इनके सफाकियत भरे अल्फाज सुनकर वो लड़की मुसलसल रो रही थी और इसकी मिन्नत समाजत करते हुए कह रही थी कि मुझे एक बार अपने शौहर से मिलने दिया जाए। इस लड़की की बातें सुनकर वसी की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता था कि उसे एक औरत होने के बावजूद एक औरत पर रहम नहीं आया, वो भी इस हालत में जिस हालत में वो बेहद काबिल रहम होती है। जब इस लड़के ने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और लेबर पेन की तकलीफ़ सहने के बाद जैसे ही उन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया वो मुस्तकिल बेहोशी की हालत में चली गई। ये एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें मरीज़ कोमा में चला जाता है और फिर वापस आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। आप इस वक्त अद्वियात लेने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं थे जब आपकी सास ने डॉक्टर के साथ लेन देन का मामला तय करते हुए ये शर्त रखी कि इसकी बहू को मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि इसके इंतज़ार में इनके बेटे का वक्त ज़ाया ना हो। और फिर इन लोगों ने ऐसा ही किया। डॉक्टर ने एक ख़तीर रकम लेने के बाद इसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया और साथ में इस बात की ताकीद की कि उसे
जल्द से जल्द दफना दिया जाए। मेरी बीवी इसी वार्ड में नर्स के तौर पर काम करती है और डॉक्टर के काफ़ी करीब है, जबकि मैं इसी अस्पताल में वार्ड बॉय की ड्यूटी सरअंजाम देता हूँ। हमने ये मामला अपनी आंखों से देखा था और इस वक्त हमें वो औरत काफ़ी काबिल रहम लगी। हम किसी सूरत भी सच्चाई को बयान नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें धमकी दी गई थी कि अगर हमने अपनी ज़बान खोली तो हमें इतना नुकसान उठाना पड़ेगा जितनी हमारी सोच भी नहीं है। लेकिन हमारे पास उसे बचाने के लिए एक रास्ता था। मेरी खाला आपके मोहल्ले की रहने वाली है और ना सिर्फ हमसाई बल्कि आपकी माँ की बेहतरीन दोस्त भी है, और मैं इसी बहाने इस रोज़ अपनी खाला के यहाँ ठहरने के लिए आया। और जिस रात आप लोगों ने इस औरत को दफना दिया, हम दोनों मियाँ बीवी ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इन्हें बाहर निकालकर एक बार फिर इनकी कब्र को वैसे ही बंद कर दिया और उसे लेकर एक अस्पताल में चले गए। लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम मुकम्मल तौर पर इसका इलाज करवा पाते, और ना ही आप हमें कहीं नज़र आए। लेकिन हम आपको सारी हकीकत से आगाह करते और ना ही हमें आप पर यकीन था कि सारी हकीकत को जान लेने के बाद आप मददगार साबित होंगे। इसीलिए हमें ये तसल्ली थी कि हमने इस लड़की की जान बचा ली है। हमने एक सरकारी अस्पताल में उसे कुछ दिन ज़ेरे इलाज रखा और कुछ दिनों के बाद वो होश में तो आ गई, लेकिन इसने अपनी यादाश्त खो दी। हमें मुसलसल इस बात का डर था कि कभी हमारे रिश्तेदारों ने अगर उसे यहाँ पर देख लिया तो उसे एक बार फिर मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। इसलिए हमने उसे एक ऐसी औरत के हवाले कर दिया जो NGOs चलाती थी, और इसके बाद हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। वैसे ही बिल्कुल किसी बुत की तरह साकित बैठा था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो हिना का कितना गुनहगार है। आखिर इसने क्या कुछ नहीं झेला था, और सामने बैठा शख्स एक बेगाना होकर भी इसके लिए फरिश्ता साबित हुआ और उसे मौत के मुंह से निकाल लिया। इसके पास अल्फाज नहीं थे कि वह इसका शुक्रिया अदा कर पाता, लेकिन इस लड़के ने कहा कि मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, बस मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वाक़े का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कभी भी हमारा नाम आएगा तो हम पकड़े जाएंगे और ना जाने फिर वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे। इसी औरत के मुतालिक इसने जान लिया था जो NGOs चलाती थी और NGOs की आड़ में मासूम और बेसहारा लोगों से भीख मंगवाती थी और अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करती। अब उसे इन लोगों के मुतालिक जानते हुए इन लोगों का पीछा करना था, और बिला आखिर वो इस मामले में भी कामयाब हो गया। उसे अपनी माँ से बेइंतहा नफरत हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो इन लोगों को बात बताकर ख़बरदार नहीं करना चाहता था। जो पहले इस हद तक गिर चुके थे वो न जाने दोबारा इसके साथ क्या करते। इसीलिए सबसे पहले वो हिना को ढूंढना चाहता था। इससे वहाँ एक भीख मांगती हुई औरत को लालच दिया और उसे कहा कि वो जानना चाहता है कि कौन तुम लोगों से भीख मंगवाता है। कुछ दिन तो वो औरत टाल मटोल से काम लेती रही। जब वसी ने उसे एक बड़ी रकम की पेशकश की तो वो लालच में आकर बताने लगी, हम फलां औरत के लिए काम करते हैं और वो औरत हमें पनाह भी देती है और खाना भी, इसके बदले हम भीख मांगते हैं और हर स्टॉप पर 3 रोज़ या 4 रोज़ के बाद हमें स्टॉप चेंज करने के लिए कहा जाता है और हम अलहदा स्टॉप पर मुंतकिल हो जाते हैं। इससे अपने मोबाइल में से तस्वीर निकालते हुए उसे दिखाई और पूछा, क्या ये औरत भी आपके साथ भीख मांगती है और क्या तुम जानती हो कि ये औरत कौन है? तो वो कुछ देर तस्वीर को देखती रही और फिर बोली कि हाँ, मैं उसे जानती हूँ, ये भी हमारे साथ ही भीख मांगती है और अब इसका ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुका है। कोई नहीं जानता कि ये कौन है और कहाँ से आई है, ना ही किसी को कुछ बताती है, बस खाना खाती है, सो जाती है और सुबह भीख मांगने के लिए निकल जाती है। इससे इसी औरत से पूछ लिया था कि वो किस स्टॉप पर आप भीख मांग रही है, और जब इस औरत ने उसे बताया तो वो इसी वक्त गाड़ी में बैठकर वहाँ चला गया। इसने हिना को ढूंढ लिया था और उसे सामने खड़ा देखकर बेइंतहा खुश हो रहा था। वो बस खामोश और मासूम नज़रों से उसे देख रही थी, जैसे जानने की कोशिश कर रही हो कि आखिर वो शख्स किसका गुनहगार है जो इतना रो रहा है। और फिर कुछ देर के बाद जाने लगी तो वो लपक कर इसकी तरफ बढ़ा और उसे हाथ से पकड़ लिया। मैं तुम्हें अब कहीं भी नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसने उसे खींचते हुए बिना किसी की परवाह किए गले से लगा लिया। वो शायद अब इतना खौफज़दा हो चुका था कि उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहता था। इसने उसे लेकर जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दी और जितनी भी औरतें वहाँ पर मजबूरन भीख मांगती थी
इनको रिहाई दिलवा दी। इस एनजीओ चलाने वाली औरत को भी इसने गिरफ़्तार करवा दिया और इसके साथ अस्पताल में इस लेडी डॉक्टर को भी इसने गिरफ़्तार करवा दिया। लेकिन इसने इस सारे मामले में इन दोनों मियाँ बीवी का नाम ज़ेग़ रास में रखा था, क्योंकि वो इनका एहसानमंद था और ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ बात थी कि वो अपना एहसान भूल जाता। जिस रोज़ वो उसे घर लेकर आया, इसकी माँ उसे हैरत से देखती रह गई। ये वही हिना थी जिसे इसने 1 साल पहले दफन करवा दिया था, और जब वसी ने उसे सारी बात खोलकर बता दी तो वो यूँ बैठी रही जैसे शर्म से ज़मीन में गड़ ही जा रही हो। वो ऐसी औरत थी जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ऐसी औरतें ना सिर्फ अपनी औलाद के बल्कि हर बंदे के लिए ख़तरनाक साबित होती है, जो सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचती है और बहू को कभी बेटी बनाकर तस्लीम नहीं करती। और उसे इतना भी ख्याल नहीं आया था कि इसने एक मासूम बच्चे से इसकी माँ को छीन लिया। वो मासूम बच्चा जो अपनी माँ के होते हुए मस्कीनों जैसी ज़िंदगी गुजार रहा था, और इस औरत के लिए इतनी सज़ा काफ़ी थी कि इसका बेटा अपनी बीवियों को लेकर इससे दूर चला गया। इसे जाती हुई अपनी माँ से कहा था कि मैं अपनी बीवी और बच्चे को तुम्हारे शर से दूर रखना चाहता हूँ, कि जो नुकसान मैंने उठाया है वो इन्हें एक बार फिर न उठाना पड़े। आयरा को यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी बीवी वापस आ चुकी है। इसकी याददाश्त गुम हो चुकी थी और वो इसके मुतालिक कुछ नहीं जानती थी। बस वक्त पर खा लेती और फिर सो जाती, या फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ करने लग जाती। लेकिन वसी ने इसका हद से ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था। आयरा और वसी से डॉक्टर के पास लेकर गए। जब डॉक्टर ने कहा कि वो काफ़ी हद तक अपनी याददाश्त खो चुकी है और कुछ ना कुछ याद करने पर कभी ना कभी उसे कोई ना कोई बात याद आ ही जाती है, लेकिन इसका मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि अद्वियात के इस्तेमाल से वो ठीक हो जाए, लेकिन आप लोगों को इसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा, उसे प्यार और तवज्जो दें ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हिना के घर वालों के लिए भी ये किसी मौजूद से कम नहीं था। इसकी माँ तो इससे लिपट कर रो रही थी। वो उसे वापस ले जाना चाहती थी। जब वसी ने इनसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं एक बार फिर इसकी हिफाजत ना करके गुनहगार हो चुका हूँ, अब मुझे मज़ीद गुनहगार मत कीजिए, और फिर इन लोगों ने वसी को माफ़ कर दिया क्योंकि इसमें इसका भी कसूर नहीं था। वसी और आयरा ने इसका हद से ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। आयरा ने इस बात को बलाए ताक रख दिया था कि वो इसकी सौतन है। वो इसके लिए सबसे पहले एक इंसान थी और फिर इसकी सौतन। वसी इन दोनों का बेहद ख्याल रखता था। इसने कभी भी इन दोनों से नाइंसाफ़ी नहीं की। वारिस दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था और फारिया बेगम बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब उसे इस एहसास ने आन घेरा था कि इसने क्या किया। वो तो इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिर गई थी। आज इसका अपना बेटा हर माह उसे रकम भिजवा देता था, लेकिन कभी भी इससे मुलाकात करने पर राज़ी नहीं होता। वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी लालच और अपने मफाद के लिए अपने हर रिश्ते को खो दिया। महल्ले वाले अब उसे हकारत की नज़र से देखते थे और उसे देखते हुए यही कहते थे कि ये औरत अपने बेटे की खुशियों को निगल गई। वो तो खुदा की तरफ से मुआवजा था कि वो लड़की ज़िंदा थी और फिर अपने शौहर को मिलकर महफूज हाथों में मुंतकिल हो चुकी थी। अल्लाह हाफ़िज़।